तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब लोग अब कला की बातें कुछ करते हैं, कला की जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उस पर हम कुछ चर्चा करते हैं और कुछ में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको दूंगा कि कला होता क्या है, उसमें रेखाएं क्या होती हैं, उनका फीलिंग्स क्या होती है, उन सब पे भी मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, आर्ट होती क्या है, आर्ट की फीलिंग्स क्या होती है। आर्ट को लोग तो बस एक साधारण तरीके से समझ जाते हैं कि कला केवल बस एक ऐसी दर्जे की चीज़ है जो जब बच्चा कुछ नहीं कर पाता है तो बोलते चलो तुम कलाकार बन जाओ, या कुछ ये सरल चीज़ कर लो जो इसमें दिमाग ना लगाना पड़े। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि दिमाग हमारे पास कितना होता है। दिमाग हमारे पास दो होता है, एक राइट ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है। तो राइट ब्रेन हमारा जो होता है कैलकुलेटिव होता है, लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा इमोशन से, फीलिंग से जुड़ा होता है। तो कलाकार के पास फीलिंग्स होती है। अगर ब्रेन भी उसका अच्छा हो जाए, जैसे माइकल एंजेलो आर्टिस्ट था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग्स बनाई थी, उसका ब्रेन एक साइंटिस्ट का भी था, वो क्योंकि वो साइंटिस्ट भी था, वो फिलोसफर भी था, वो म्यूजिशियंस भी था, वो दोनों हाथ से एक साथ लिखता था। उसको वंडर ऑफ द एज कहा गया है, यूरोप का, इटली का। तो ऐसा आर्टिस्ट था जो कि गणितज्ञ भी था, जो कि साइंस, वो 15वीं शताब्दी में ही उसने ये जो आज हम देखते हैं 21वीं शताब्दी में कि लड़ाकू विमान हुआ तो और मिसाइल्स हुआ, ये सब उसी समय डिज़ाइन करके वो दे दिया था। आज वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं कि वो उसको एक रूप दिया गया, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया। तो रेखाओं का जो यूज़ था उसने पहले बनाया था। तो आर्ट जो होती है हमारी, राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन का अगर संतुलन बन जाए तो आर्टिस्ट तो बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर सकता है। और दूसरी चीज़ें मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आर्ट अभी हमारा पूरी तरह से जो अवेयरनेस होना चाहिए सोसाइटी में, हमारे जो देश में, उसकी थोड़ी सी कमी रह गई है। तो उसको भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सही करने की। एक टीचर आर्ट का जाता है बन के, आप सभी लोगों में टीचर बन के जाएगा स्कूल में, लेकिन वो टीचर जाके गणित पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, आर्ट को वहीं पे ही ख़त्म कर देता है जाके। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा आर्ट की नॉलेज भी सीखिए, थोड़ा सा थ्योरी भी सीखिए, थोड़ी प्रैक्टिकल भी सीखिए, क्योंकि मेरे पास स्किल आपको प्रैक्टिकल भी सिखाने की है। तो मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा, थ्योरी की जो नॉलेज है वो तो साथ साथ में थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिकल की भी चीज़ें, रेखाओं के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जाएं तो वहाँ आर्ट को थोड़ा सा बच्चों को कुछ तो सही दे सके जाके। तो आप टीचर बनने आए हो, आपका वेलकम, स्वागत है सारे लोगों को। आप भविष्य में बच्चों को कुछ देने के लिए आ रहे हैं, एक टीचर की बहुत बड़ी गरिमा होती है। तो मैं भी आज आप लोगों को कुछ अपने अनुभव बताऊँगा। पिछले मैं 2009 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एज ए गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहा हूँ, और आज मैं एकेडमी, चूँकि ये घर की है, हमारी सिस्टर और दीदी यहाँ की जो मेन ओनर हैं वो एक क्लोज़ दोस्त रह चुके हैं, और वो रिलेशंस कहीं ना कहीं एक रिश्ता जो जुड़ाव है अपनी जगह से तो खींच के लाता रहता है इस जगह पे। तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, नहीं तो आपको बताऊँ मुझे पेंटिंग से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। मैं दिन रात पेंटिंग करता रहता हूँ। अभी भाई साहब का फ़ोन आया कल से परसों से, तो मुझे आना पड़ा आप लोगों के बीच में। तो मैं आप लोगों को आर्ट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं मैं उसको फीलिंग के साथ में बताऊँगा, एथेंटिक जो मेरे पास में जितने एविडेंस हैं उसके साथ में बताऊँगा। मैं आपको ऐसे खाली इतिहास पढ़ के या भूगोल पढ़ के मैं आपको नहीं समझाऊँगा कि आप सारे लोग वो रटी रटाई चीज़ों को पढ़ के और जाके कहीं पे भी जाएंगे तो वो सारी चीज़ें एक प्रदूषण ही होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एथेंटिक चीज़ें सीख के जाएं, सही चीज़ सीख के जाएं, और कला होती क्या उसे फील करके जाइए। अब मेरे पास में जो भी बच्चे अभी तक जुड़े हैं, बहुत बच्चे मैं कह रहा हूँ कि डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर हो चुके हैं, पढ़ाए गए हैं मेरे ही द्वारा यूनिवर्सिटी में। और कितने बच्चे अभी हर साल जो है कुछ यूनिवर्सिटी में से ही निकलते हैं सारे, कोई प्रोफेसर बन रहा है तो कोई इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बन रहा है। तो हम लोग कभी उसकी गिनती नहीं रखे हैं कि कितना बच्चा कब आया कब गया, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा हम लोगों से जुड़ा रहता है तो वो बहुत कुछ पूरे जीवन भर सीखता रहता है, और सीखना तो हमें भी है, यहाँ सीखने ही आए हैं, बट हमारे पास आपसे ज़्यादा कुछ अनुभव है इस फील्ड में। तो मैं चाहूँगा कि मैं अनुभव आपके साथ शेयर करूँ। तो कला के बारे में जो बातें हो रही हैं, लियोनार्डो दा विंची ने जो काम किया है, वो ब्रेन को उसने जो डेवलपमेंट दिया है, उसमें कला को उसने किस तरह से महसूस किया है, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि कला, हर चीज़ कला है। आप बैठते कैसे वो भी एक कला है, आप सुन कैसे रहे हो वो भी एक कला है, आप कैसे खा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बातें कर रहे हो, हर चीज़ कला है। 64 प्रकार की कला है। लेकिन कुछ कलाएं हैं जो हम देख के
महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे यहाँ ग्रीन पर्दा लगा है, अब ग्रीन पर्दा ही क्यों लगा है आप पूछ सकते हैं। क्यों नहीं यहाँ पे येलो लग गया होता, क्यों नहीं यहाँ ब्लू लग गया होता, क्यों नहीं यहाँ काला लग गया होता, वाइट लग गया होता, ग्रीन ही क्यों लगा यहाँ पे। ग्रीन क्या क्या होता है, इसकी जो कह सकते हैं कि डेंसिटी होती है, इसकी जो क्षमता होती है, इसका जो कलर का फ्रीक्वेंसी होती है, आँखों को पहले तो सुकून देता है। दूसरा ये विकास का एक द्योतक होता है, डेवलपमेंट कराता है ग्रीन। तीसरा ये टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ग्रीन मैट जो बिछाई जाती है, बैकग्राउंड में लगाई जाती है, उसमें आज डिजिटल में जितनी आप देखते हैं, जैसे बाहुबली फिल्म शूट हुई है, बाहुबली में आप देखेंगे बहुत ढेर सारे झरने लगे हैं। वो झरने एक्चुअली में नहीं हैं, वो ग्रीन मैट में सब शूट किए गए हैं। वो फिल्म केवल एक छोटी छोटी जगहों पे बनी है, आपको लगेगा झरना पहाड़ वो सब क्रिएट किए गए हैं। तो बैकग्राउंड में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे बैकग्राउंड में चाहे तो मैं पहाड़ पे खड़ा हो सकता हूँ, अब चाहूँ तो मैं किसी समुंदर के अंदर खड़ा हो सकता हूँ, मैं कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी की देन है। तो ये कलर्स जो हैं ये भी कुछ कहते हैं, उसकी एक बातें होती हैं। कुछ आज साइंस भी, थेरेपी भी हो रही है कलर पे। कलर्स के थ्रू आप देखेंगे एक्यूप्रेशर में कितनी थेरेपी हो रही है। तो कलर्स की बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि आवश्यकता। मैं देखिए इसमें आपको देखिए मेरे वाइट रंग की एक अंगूठी है। वाइट का मतलब क्या होता है, ये कि एक स्टोन है, ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में ये वाइट कलर का स्टोन का कुछ इफेक्ट शुक्र ग्रह से पड़ता है। तो शुक्र ग्रह जो है मेरे जो कोई कला की देवता होते हैं माने जाते हैं, वो पूरा चेंज करते हैं वातावरण को, आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको और इन्हेंस करते हैं। तो ये प्रभाव है रंगों का, इस कलर का प्रभाव होता है। तो कला में रंगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिना रंग के कला कह सकते हैं कि शरीर है तो आत्मा नहीं है, एक तरह से ही समझ सकते हैं। तो रंग से ही पेंटिंग होती है, बाकी अगर रंग नहीं उसमें भरा गया है तो वो रेखा चित्र होगा। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा हमारी इंडिया की कह सकते हैं आर्ट जो मानी गई है वो रेखा प्रधान कला है। बिना रेखा के हमारी कला अधूरी है। और वेस्टर्न क्या है, जो विदेशी कला है वो छाया प्रधान कला है। वहाँ पे शरीर को पूरा दिखाया गया है, न्यूडिटी को ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन इंडिया में क्या है, शरीर तो हमारा जो न्यूडिटी है वो हमारा सीने के नीचे ढका गया है, बट हम बहुत पहले से भी मॉडर्न रहे हैं और रेखाओं से केवल भाव दिखाए गए हैं। केवल रेखाओं से ही सारे इमोशंस को बताया गया है। जैसे अजंता केव्स में आप देखोगे तो अजंता की गुफा में भी रेखाओं के द्वारा ही सारा चित्रण हुआ है, जिसमें इवन एक ग्रिफिथ्स जो विद्वान थे यूरोप से आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी अजंता गुफा के चित्रों को देख के कि पूरा यूरोप कह सकते हैं, इटली में जो आर्ट थी, यूनान में जो आर्ट थी, पूरा कहते हैं कि वहाँ की जितनी भी कलाएं हैं, लाख वहाँ के आर्टिस्टों ने जान डाल दिया हो चित्रों में, शरीर के मसल्स में, लेकिन वो भाव जो यहाँ की रेखाओं में देखा उन्होंने। गुफा नंबर 16 में जब अजंता केव्स में महात्मा बुद्ध की कहानी एक आती है कि जब महात्मा बुद्ध का जो वो मौसी का लड़का था नंद, जब उसको महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दे दिया कि तुम भी अब बुद्धिस्ट हो जाओ, मॉन्क बन जाओ, तो वो जब वो उसी शरीर धारण जब वो मनुष्य राजा के रूप में था, तो उसने क्या किया कि सारा त्याग के संन्यास ग्रहण कर लिया। ये खबर लेके जब वो दूत जा रहा है उस रानी के पास में जो एक राजकुमारी है कि आपके पति देव वो अब संन्यास में चले गए हैं, ये सुन के खबर वो जो उनकी पत्नी थी वो मूर्छित अवस्था में आ गई एकदम से। उस भाव को जो उसमें कलाकार ने दिखाया है, आँखों में वो रेखाओं के द्वारा जो भाव दिखाया है, उसी भाव को उस ग्रिफिथ्स महोदय ने देखा और उन्होंने बोला कि ये चित्र के में भाव जो दिखाया गया है, जो सौंदर्य भाव के द्वारा दिखाया गया है, ऐसा पूरे यूरोप की कला इकट्ठी हो जाए तो भी वो भाव नहीं दिखा सकती है। तो ये यहाँ की रेखाओं में वो ताकत है। तो रेखा प्रधान हमारी कला है और कलाएं हमारी आदि अनादिकाल से चली आ रही हैं। कलाओं के द्वारा ही हमारा विकास हुआ है। अगर हम देखेंगे, पहले हम गुफाओं के अंदर रहते थे जहाँ आदमी को ना बोलना आता था, ना पहनना आता था, ना खाना आता था। हम जब हमारा डेवलपमेंट हुआ आज से हज़ारों वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले, तो वो डेवलपमेंट हमारा एक कह सकते हैं पशु की तरह पूरा बिहेव था हम।
हम गुफ़ा में रहते थे, अंधेरी गुफ़ा में बैठे रहते थे। जब रात होती थी, सुबह जब वो गोल सा निकलता था चाँद, तो उसको देखते थे और बोलते थे कि वाह, ये कौन सी एनर्जी है जो निकल रही है। तो पूरी सृष्टि जो होती थी चहचहाने लगती थी, चिड़िया उड़ रही है, सारी चीज़ें दिखने लगती थी। तो उसको लगता था कि ये गोल सा जो चीज़ है, ये कोई पावर है, कोई शक्ति है। तो उसकी पूजा करने लगा और उसको गुफाओं के अंदर गोल गोल बनाने लगा। तो गोल सर्कल से पहले उसने शून्य बनाया, आविष्कार किया कह सकते हैं। फिर उसने ट्रायंगल से सब चीज़ें बनानी शुरू की। तो उसकी लाइफ में केवल एक ही काम था, सुबह उठना, उठ के सीधे जाना जंगल में, कहीं भी जानवर दिख रहा है जो हिंसक है उसका शिकार करना और उसको ले आना, मार के खाना, आग जलाना, उसके नीचे नृत्य करना। इसका बस इतना ही काम था, आदिम युगीन जीवन जो था। तो उसमें धीरे धीरे उसने क्या किया, जो ब्लड निकले रहते थे, जो चर्बी होती थी, उसको क्या करता था, वो दीवारों पे जो दिन भर का एक्टिविटी उसने की रही होती है, जहाँ उसने शिकार किया होता था, एक रोमांच होता था उसकी लाइफ में, उसको उसी में बनाता था और बना के उसको देखता था, एंजॉय करता था और अपनी फीलिंग्स को पहले चित्रों के द्वारा ही वो ट्रांसफ़र करता था, गिव एंड टेक करता था एक दूसरे से, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे पहले। फिर धीरे धीरे वो उन चित्रों के द्वारा अपनी चीज़ों को डेवलप करना शुरू किया, फिर खेती करना शुरू किया। तो एग्रीकल्चर जब उसके लाइफ में आया तो उसके अंदर ठहराव आया, नहीं तो पहले वो खाना बदोश जीवन जी रहा था। वो क्या करता था, आज यहाँ से वहाँ, वहाँ से कल परसों, ऐसे जहाँ जानवर मिलते थे मार के खाने के लिए, जहाँ कल फल फूल मिल जाते थे, थोड़ा ठिकाना मिल जाता तो वहीं रुकता था, नहीं तो आगे बढ़ जाता था। तो उसने एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि उसने रहन सहन उसका बदला, कुछ जानवर पालना शुरू किया ताकि वो उनसे अपना यूटिलाइज़ कर सके, उनसे मिल्क दूध ले सके, उनके चमड़े को यूज कर सके, उनके अंडे को यूज कर सके, उनके एवरीथिंग एग्रीकल्चर में खेती में यूज कर सके। फिर साथ से जो बर्तनों का यूज करना शुरू किया, बर्तन मिट्टी के बनाने शुरू किए, उसको डेकोरेट करना शुरू किया। फिर कपड़े वो छाल बनाना शुरू किया, फिर उसमें भी डेकोरेशन किया, फिर ज्वेलरीज बनाना शुरू किया, एवरीथिंग। तो आर्ट धीरे धीरे उसके अंदर एक डेवलपमेंट लाना शुरू की और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करते 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 आगे बढ़ा। इंडस वैली कैसे, जैसे हमें कहते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से पहले वैदिक युग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं वैदिक काल सिंधु सभ्यता के बाद आया, लेकिन उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें आर्ट से मतलब है, चाहे जब जो कुछ आया रहा हो, लेकिन आर्ट कब किस समय क्या हुआ है। तो वैदिक काल में क्या हुआ आर्ट का, जब महाभारत था, जब कृष्ण का समय था या राम का समय, रामायण में कला कहाँ यूज हुआ। और कुछ हमारे जो बड़े बड़े, चाहे कालिदास हुए, चाहे तुलसीदास हुए, चाहे इन लोगों ने कला का कहाँ कहाँ वर्णन किया है, उन सब पे हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो इंडस वैली जो रही है, सिंधु सभ्यता जिसे कहते हैं, उसमें आप देखेंगे मृदभांड कला बहुत फेमस हुई है। उसमें रहने का ढंग उनका पूरा बदल गया था। उनके जो कहते हैं सड़कें थी उस समय की, उस समय लंदन की सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी वहाँ पे सिंधु सभ्यता की सड़कें बनी थी। किधर आपके घर का द्वार होना चाहिए, किधर आपका निकासी होना चाहिए, किधर से सड़कें जानी चाहिए, वो सब बहुत प्लानिंग था उनका और बहुत बहुत अच्छे से वो लाइफ स्टाइल कहते नगर व्यवस्था डेवलप किए हुए थे। तो उसमें कला का अगर हम बात करते हैं तो जो मूर्तियाँ कुछ मिली हैं, जैसे हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं कि वो लोग उस समय किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो जिसमें पशुपतिनाथ की बात आती है, तो पशुपति की, उसमें एक योगी की मूर्ति मिली है जिसमें दुशाला ओढ़े हुए खड़ा हुआ है, वो बहुत फेमस है। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप वहाँ बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। तो ये सब मूर्तियाँ कुछ हैं, उस पर हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट्स पे आएंगे, बट मैं आज थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि कितने सिलेबस में हमारी चीज़ें हैं जिस पे हमें टच करना रहेगा चल के। तो आपको इंडस वैली के बाद वैदिक काल में, जिसमें महाभारत से जुड़ी हुई प्रेम कहानी कुछ एक उषा और अनिरुद्ध की आती है, जो कृष्ण का प्रपौत्र था, जिसे सपने में बार बार एक राजकुमार आता रहता है और वो राजकुमार वो समझ नहीं पाती कौन है ये। तो वो फिर उसकी जो एक सहेली रहती है चित्रलेखा, तो उसको बुलाती है, जो पेंटिंग करना जानती थी, जो इमेजिनेशन से बनाना जानती थी। तो वो उसके पास आती है, उससे वो पूछती है कि क्या तुम एक चित्र बना सकती हो मेरे लिए जिसमें
एक मैं बताती जाऊंगी और तुम बनाती जाना। उसका आकार कैसा था, कैसे उसकी 9 नक्स थे, कैसे उसकी पूरी बॉडी में कहाँ उसके एक मोरपंख लगा रहता है, तो वो सब बताती गई। तो बताते बताते वो बनाती गई, बनाते बनाते वो निकला चित्र कृष्ण के प्रपौत्र जिसे अनिरुद्ध बताया जाता है वो निकले। तो वो फिर उनसे उनकी मुलाकात होती है, फिर प्रेम प्रसंग उनका होता है, तो फिर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि ये राक्षस कुल के रहती है और वो देवकुल से जुड़े होते हैं। तो बहुत सारा फिर कृष्ण आके उनको सारा कुछ ऐसा बताते हैं कि होता है। तो ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। तो उसमें चित्रलेखा का नाम पूछता है अक्सर कि ये चित्रलेखा कौन थी। तो जो आप बता सकते हैं कि चित्रलेखा महाभारत काल के समय में उषा की सहेली थी, या दासी भी लोग कहते हैं, ऐसा थी वो। तो कला का जो आया है वर्णन नाट्यशास्त्र में, कामसूत्र में, वात्स्यायन के द्वारा जो लिखी गई शास्त्र हैं, तो कलाओं का उसमें कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में योगदान रहा है, कितने प्रकार की कलाएं रही हैं, उन पे मैं आपकी बातें आपसे चर्चा प्रतिदिन अब करता रहूँगा। तो अगर कहें तो समय है तो मैं आगे और बढ़ाऊँ इसमें, या तो कहीं तो अब कुछ है। अब कितना समय हो गया अभी? ओके, ठीक है ठीक है। तो कला, जैसे कि मैंने बात की, कला एक्चुअली जो होती है कोई भी टाइम कितना